बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज डॉक्टर वर्दा की जो कहानी मेरे सामने आई है उसने मेरा दिल और दुखा दिया है। बहुत ही तकलीफ हुई जानकर कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने अभी तक ना सुनी होंगी। डॉक्टर वर्दा की डॉक्टर बनने तक की कहानी, डॉक्टर बनने से लेकर शादी होने तक की कहानी, दोस्ती की कहानी और फिर उनके दो मासूम बच्चों की कहानी। बहुत ही तकलीफ दे है ये सब कुछ जानना। वो 2 बच्चे जो अब बगैर माँ के हो गए, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए एक बड़ा साहिबा थी, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। उनके बच्चे इंतज़ार ही करते रह गए और वो मनो मट्टी तरह जा सोई। डॉक्टर वर्दा की कहानी जो है वो इसलिए भी तकलीफ़देह है कि उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में एक और कहानी है जिस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मकसद हमारा इस वक़्त उनके कत्ल के हक़ाइक़ पर बात करना है। लेकिन मुख़्तसरन ये सवाल ज़रूर उठा कि डॉक्टर वर्दा के शौहर जो हैं वो कोरिया में थे, लेकिन वो गई थी दुबई। जी हाँ, अभी तक कोरिया और दुबई की बातें होती रहीं और यही कहा जाता रहा कि डॉक्टर वर्दा अपने शौहर के पास गई थी और उनके शौहर तो कोरिया में थे। तो फिर वो एफआईआर जो कटवाई गई जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर वर्दा 2 साल पहले दुबई गई थी, और तब वो ये पैसे लेकर अपनी दोस्त से गई थी। उनके पास उन्होंने अपना ज़ेवर गिरवी रखवाया था। ये बाकायदा तौर पर एफआईआर में उनके वालिद की तरफ से लिखवाया गया। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ज़ेवर गिरवी रखवाया गया था, इसके एवज़ एक स्टाम्प पेपर जो है वो साइन कराया गया था और उनको ये ज़ेवर जो है डॉक्टर वर्दा को वापस करना मस्ट था क्योंकि एक बाकायदा तौर पे स्टाम्प पेपर जो है वो इस मद में लिखवाया गया था क्योंकि रकम ली थी डॉक्टर वर्दा ने रिदा से इसी मद में। ये सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर वर्दा का दुबई जाना और कोरिया ना जाना जहाँ ये सवालात उठा रहा है, साथ ही साथ डॉक्टर वर्दा की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। उनके साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में जो इंकशाफ़ात हुए हैं, वो क्या हैं? वो ज़्यादती किस तरह की हुई है, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा डॉक्टर वर्दा जो है, उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए, जो शायद आप भी नहीं जानते। उनके बहुत से करीबी लोग सिर्फ़ इस बारे में जानते हैं। आखिरी स्टाम्प पेपर जो था, उस पर वर्दा ने साइन क्यों करके दिया, जबकि ज़ेवर तो अभी उन्हें नहीं मिला था। इसकी भी एक बड़ी ही अजीबो-गरीब सी कहानी है। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात और भी बताती चलूँ कि ये जो कत्ल जिस शख्स ने किया है, वो एक किराए का कातिल है, लेकिन उसको लाने वाला जो शख्स था, वो बेसिकली डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा के शौहर का ज़ाती मुलाज़िम था। और इस कत्ल में इनके शौहर के यानी कि वर्दा के जो दोस्त है रिदा, उसके शौहर के 2 ज़ाती मुलाज़िम इसमें जो इन्वॉल्व्ड हैं, उनसे रिदा के शौहर ने ये राब्ता किया कि मुझे किसी को मरवाना है और उन 2 अफ़राद ने जो कि चचा-भतीजा बताए जाते हैं, उन्होंने राबिता किया शमरेज़ नामी किराए के कातिल से जो कि ऑलरेडी पुलिस को मतूब है मुख्तलिफ़ केसेज़ में। अब इन 3 लोगों ने मिलकर इनका कत्ल किया, लेकिन वहाँ पर औरत रिदा नामी एक रज़ील औरत जो है वहाँ पे मौजूद थी, जो दोस्ती के नाम पर धब्बा है, जो कहती है मैं तो छोड़ कर आ गई थी लेकिन नहीं, ये वहाँ पर मौजूद थी और उस आखिरी स्टैम्प पेपर की कहानी चीख-चीख कर बताती है कि पहले रिदा पर तशद्दुद किया गया, उससे वो स्टैम्प पेपर साइन करवाया गया और उसके बाद ये रज़ील औरत उन लोगों के आसरे पर रिदा को छोड़कर वहाँ से आ गई। रिदा ने भी शायद इसीलिए उस स्टैम्प पेपर को साइन कर दिया कि उसे लगा शायद ये मुझे मारेंगे, पीटेंगे, उसके बाद ये मुझे छोड़ देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चीख-चीख कर बता रही है कि डॉक्टर रिदा के ऊपर तशद्दुद हुआ है। जी हाँ, डॉक्टर वर्दा के ऊपर तशद्दुद हुआ है और वो किस तरह से, मैं आपको पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रा थोड़ी-सी तफ़सील से बता देती हूँ। उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि डॉक्टर वर्दा के बाजुओं पर ज़ख्मों के निशान थे, उनकी हथेली सूजी हुई थी, उनकी आँखें भी सूजी हुई थी, उनकी कमर पर स्क्रैचेज़ थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, नाक से खून आ रहा था, गला उनका दबाया गया था, रस्सी से प्रेशर दिया गया था। अब अगर आप इस पर गौर करें, तो अगर मारना होता तो सिर्फ़ रस्सी से प्रेशर देकर ही मारा जा सकता था। लेकिन उनकी हथेली क्यों सूजी हुई थी? उनकी बाजू पर क्यों निशानात थे? उनकी कमर पर क्यों निशानात थे? बाजू पर ज़ख्मों के निशानात थे। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात बता रहे हैं कि पहले उन पर तशद्दुद किया गया था, उन पर ये ज़्यादती की गई थी और उसके बाद उनसे बाकायदा तौर पर साइन करवाया गया था पेपर को। उसके बाद रिदा वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर वर्दा देखती रह जाती है, जो ये सोच रही थी कि शायद मुझसे साइन करवाने के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा। वो लम्हात कितने तकलीफ़देह होंगे जब वर्दा पर ये हकीकत आश्कार हुई होगी कि अब मुझे भी छोड़ा नहीं जाएगा।
ज़ेवर भी हाथ से गया और जान भी। ये जो आखिरी लम्हात में डॉक्टर वर्दा के सोचती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। वहाँ पर मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ देखी जिसमें वो ये कह रहे थे जी उनके साथ ज़्यादती हुई है, यानी कि उनके साथ ग़ालिबन रेप हुआ है। ये बातें जो हैं ये गलत है, अभी तक ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं आया। हाँ, ज़्यादती इस सेंस में हुई है कि उन्हें मारा-पीटा गया है, उसके निशानात, सबूत जो हैं वो मिले हैं। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं डॉक्टर वर्दा की कहानी पर। डॉक्टर वर्दा की कहानी बताने से पहले आपको थोड़ा-सा मैं ये बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। उनके वालिद एयर फ़ोर्स से रिटायर्ड मुलाज़िम थे। एक ज़िंदगी भर की जमा पूँजी थी जो उनके पास थी, लेकिन बेटी जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। सुनने में ये आया है कि उनके मेरिट पे थोड़े-से नंबर्स कम थे और आपको पता है मेरिट काफ़ी हाई होता है मेडिकल के कॉलेजेस का। तो ऐसे में अपनी बेटी को सिर्फ़ पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए वो पहले तो एबटाबाद आते हैं, उसके बाद अपनी तमाम तर पेंशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाते हैं। एक इंसान की बड़ी कुर्बानियाँ, एक बाप की बड़ी कुर्बानियाँ थी और उसके बाद डॉक्टर वर्दा जो है वो डॉक्टर बनती है। उसके बाद उनकी शादी होती है। शादी उनकी होती है, उनके शौहर कोरिया चले जाते हैं और ये यहाँ पर होती है। अब ऐसे में डॉक्टर वर्दा अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतर बनाना चाहती है। ज़िंदगी भर जो ज़ेवर जमा किया, अपनी शादी से पहले, शादी के बाद और उसके बाद जो शौहर की तरफ से ससुराल से मिला, वो सब जो उनके पास इकट्ठा हुआ, वो बुरे वक़्तों के लिए ही था। इसीलिए उन्होंने उसको उस बुरे वक़्त में इस्तेमाल किया जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचा। डॉक्टर वद्दा ने सोचा कि मैं अब कहीं बाहर जाती हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करते हुए आपको मालूम ही है डॉक्टर्स की इतनी तनख्वाह नहीं होती। डॉक्टर वर्दा के बारे में लोग कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी डॉक्टर थीं, मरीज़ों के बहुत काम आती थीं, दुखी लोगों के काम आती थी, बड़ी हमदर्द डॉक्टर थी, पेशेंट्स के साथ बड़े पेशेंस के साथ डील करती थी। ऐसे में डॉक्टर वर्दा ने जब सोचा मैं मुल्क से बाहर जाके ट्राई करती हूँ, तो उन्होंने दुबई जाने का सोचा। अब लोगों ने सवाल किया शौहर उनके कोरिया में थे, वहाँ जाने की कोशिश क्यों ना की? उसके पीछे भी एक और कहानी है, वो फिर आपको बाद में बताएँगे। इस वीडियो में ज़रा आपको बताते हैं कि हुआ क्या बेसिकली उनके साथ। अब डॉक्टर वर्दा जो है वो जाती हैं दुबई और दुबई जाके अपनी किस्मत आज़माती हैं 2 साल के लिए। लेकिन जाने से पहले उनके पास वो ख़तीर रक़्म नहीं थी, ना ही उनके शौहर की तरफ से भेजी गई। ये भी एक बड़ा अलमिया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि गालिबन इस सारी बल्कि एक कहानी मैं सुन रही थी जिसमें साहब कह रहे थे कि ये इनके मौत के पीछे इनके शौहर का हाथ है क्योंकि उन्होंने उनको जो है सपोर्ट नहीं किया। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इनडायरेक्टली हम सोचें तो उनकी सपोर्ट अगर नहीं है तो फिर यकीनन उनका हाथ डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली है। लेकिन अभी ये बहुत कबल अज़ वक़्त है क्योंकि वो एक और कहानी है जब मैं आपको बयान करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। एनीवे इस तरह से उनके कत्ल में जो शवाहिद है उसमें कहीं भी दूर-दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ज़रा आगे चलते हैं और होता कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर वर्दा को पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे उनके पास इतने होते नहीं हैं, तो ऐसे में वो ज़ेवर जो बुरे वक़्त का साथी होता है, उसी ज़ेवर को इस्तेमाल किया जाता है और उस ज़ेवर को वो गिरवी रखवाती है अपनी दोस्त रिदा के पास। रिदा से चूँकि पुराना ताल्लुक था, वो भी एबटाबाद में काकुल में एक सोसाइटी है, वहाँ पर रहती थी और एक अच्छी दोस्त बन गई थी, एक पुराने कॉलेज के ज़माने से कॉलेज की दोस्त नहीं थी, लेकिन उस ज़माने से उनकी दोस्त बन गई थी। तो ऐसे में उनके साथ मिलना-जुलना होता था, उनको पता था उनके शौहर कारोबारी शख्सियत है। तो उस वक़्त उन्होंने उनसे कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो रिदा ने कहा कि मैं आपको पैसे दिलवा देती हूँ, अपने शौहर से बात करती हूँ। शौहर ने फिर एक स्टैम्प पेपर लिखवाया बाकायदा तौर पे और उसके बाद वो स्टैम्प पेपर जो है वो वर्दा के पास था और वो पैसे जो है उनको दिए गए, 83 लाख रुपए उनको उधार दिया गया और उनको ये एक टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न करना था, तो उनको ये सोना वापस मिल जाना था। अच्छा, अब डॉक्टर वर्दा जो है वो चली जाती हैं दुबई, 2 साल वहाँ पे ज़ोर-आज़माई करती हैं, लेकिन जब कुछ नहीं बन पाता तो फिर वो वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। पाकिस्तान आने के बाद वो कहती हैं रिदा से कि अब मेरा ज़ेवर वापस कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी रक़्म लौटा देती हूँ। लेकिन रिदा जो है वो टाल-मटोल करती है। यहाँ तक कि एक दिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है तल्ख़-कलामी भी होती है इसी बात के ऊपर। बार-बार डॉक्टर वर्दा रिदा के घर जाती हैं, रिदा जो है उनको टाल-मटोल करती हैं और एक दिन उन दोनों के दरमियान सख्त तल्ख़-कलामी होती है जिसका ज़िक्र उनके वालिद ने एफआईआर में भी किया है। इसी तल्ख़ कलामी का असर था कि अब रिदा उनसे मुतनफ़िर हो गई थी और उसने अपने शौहर से कह दिया था कि जैसे भी निपटना है इस मामले से निपट लो। इनका शौहर पहले ही वो ज़ेवर जो है काफ़ी बेच चुका था और कुछ उसने गिरवी रखवा कर बैंक से लोन भी ले रखा था। ऐसे में डॉक्टर वर्दा की दोस्त के शौहर ने ये प्लान किया, एक अपने मुलाज़िम से बात की और इनको मारने की तैयारी की। रिदा पहुँचती है डॉक्टर वर्दा के हॉस्पिटल और वहाँ जाके उनको लेती है और उसके बाद वो जाती है उस जगह जहाँ पे वो सिर्फ़ इनको छोड़कर नहीं आती, अंदर भी जाती है। अब उस दिन रिदा उन्हें कहती है कि आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारा ज़ेवर देती हूँ।
वर्दा जो है वो खुश हो जाती है। दोनों जो है हॉस्पिटल से वापसी पर, यानी कि जब वो अपने हॉस्पिटल की है डॉक्टर वर्दा, वहाँ से निकलते हुए वो गाड़ी में बैठती है जैसा कि वीडियो में दिखाई देती है। उसके बाद रिदा उन्हें लेकर उस ज़ेर तामीर घर की तरफ ले जाती है और वहाँ पर वो उनके साथ अंदर जाती है। ड्राइवर को भेज दिया जाता है बच्चों को लेने के लिए और उसके बाद अंदर जो कुछ होता है वो मनाज़िर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से उनसे स्टैम्प पेपर साइन करवाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर वर्दा के वालिद ने बताया कि जब मेरी बेटी घर ना आई तो मैंने रिदा को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसने अपना ज़ेवर ले लिया है, मुझे स्टैम्प पेपर साइन करके दे दिया है और वो जा चुकी है। इसके वालिद को इस बात पर शक हुआ, वो फ़ौरन जाते हैं थाने, लेकिन थाने में जाके उनके साथ जो सलूक होता है, एफआईआर दर्ज करने के मामले में हीलो-हुज्जत की जाती है। उसके बाद वर्दा की दोस्त रिदा को गिरफ्तार जब किया जाता है तो उसे रातों-रात ताज बरादरी के दबाव पर छोड़ दिया जाता है। जिरका लगाया जाता है, इनके वालिद को बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अ, छोड़ना रिदा को जो है वो एक और सूरत-ए-हाल क्रिएट करता है। डॉक्टर्स वहाँ पर हड़ताल करते हैं, हड़ताल के नतीजे में एक्शन लिया जाता है। एसएचओ को मुअत्तल किया जाता है, नया एसएचओ जो है ये एफआईआर दर्ज करता है और उसके बाद आनन-फानन गिरफ्तारियाँ होती हैं। अलमिया हमारा ये है कि जब तक कोई एहतजाज ना हो, जब तक कोई आवाज़ ना उठे, जब तक सोशल मीडिया बेदार ना हो, हमारे यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। ये बड़ा ही अलमिया है। बेचारा गरीब कहाँ जाए, बेचारा कमज़ोर कहाँ जाए। एनीवे उसके बाद ये तमाम बातें होती हैं, रिदा को पकड़ा जाता है, उसके शौहर को पकड़ा जाता है, उन 2 मुलाज़मीन जो ज़ाती हैं उनको पकड़ा जाता है। लेकिन शमरेज़ अभी तक मेन कातिल है इसमें, वो अभी तक फ़रार है और उसका कोई अता-पता नहीं है। वो पहले भी फ़रार था, अब भी फ़रार है, न जाने और कितने कत्ल करेगा और तब भी वो फ़रार ही रहेगा। एनीवे धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ तो हो गई और ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सवा घंटे के अंदर-अंदर ना सिर्फ डॉक्टर रिदा वर्दा को मार दिया गया, बल्कि उन्हें दफना भी दिया गया और बड़े आराम से कातिल जो है अपने घरों को चले गए और यूँ 2 बच्चों के सर से उनकी माँ और एक बाप की मासूम बेटी जो है ये इस दुनिया से रुखसत हुई। बड़ा ही ज़ुल्म है, बस अब इंसान किस पर भरोसा करे? कोई भी भरोसे के काबिल नहीं लगता। अपना खुद ही ख्याल कीजिए। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।